दोस्तों बैंकॉक में एक एरिया है जिसका नाम है सुकुमवित। ये एरिया सर्विस अपार्टमेंट्स, फॉरेन टूरिस्ट, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेस इन सब से भरा हुआ है। ये इलाका बैंकॉक के सबसे बिजी और मॉडर्न इलाकों में गिना जाता है। लेकिन सन 2000 में इसी सुकुमवित एरिया के अंदर एक ऐसा आदमी, एक ऐसा अंडरवर्ल्ड डॉन छिपकर रह रहा था जिसकी तलाश दाऊद और डी कंपनी के लोग कई सालों से कर रहे थे। वो आदमी था छोटा राजन। छोटा राजन वहां पे अपने असली नाम के साथ तो ऑब्वियसली नहीं रह रहा था, और छोटा राजन के साथ साथ उसका बहुत ही भरोसेमंद साथी रोहित वर्मा की बीवी और उसकी एक छोटी बच्ची भी साथ में रह रहे थे। छोटा राजन की लोकेशन हमेशा सीक्रेट रखी जाती थी, क्योंकि 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद जब छोटा राजन डी कंपनी से अलग हो गया, उसके बाद डी कंपनी और छोटा राजन दोनों एक दूसरे की लोकेशंस ढूंढने में लगे हुए थे। राजन कॉन्स्टेंटली अपना लोकेशन बदल रहा था। कभी वो थाईलैंड में होता था, तो कभी मलेशिया में, कभी कोलंबिया के अंदर, कभी इंडोनेशिया के अंदर। ऐसा अलग अलग देशों के अंदर राजन अपना लोकेशन बदलता रहता था। उसका पूरा सर्वाइवल उसी एक चीज के ऊपर डिपेंड करता था कि किसी को यह पता ना चले कि राजन कब कौन से देश के अंदर है। 15 सितंबर 2000 के दिन उस बैंकॉक वाले उस सुकुमवित के अंदर का जो फ्लैट था जहां पे छोटा राजन रह रहा था, उस फ्लैट के ऊपर अटैक किया गया। गोलियां चली, रोहित वर्मा मारा गया और छोटा राजन को भी गोलियां लगी। किसी तरह से छोटा राजन उस हमले से बच गया था। लेकिन दोस्तों, ये राजन की जिंदगी पर किया गया सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक हमला था। दोस्तों, किसी इंसान को, किसी आदमी को मुंबई की सड़कों पे गोली मार देना एक बात होती है, आम बात होती है। लेकिन ऐसा कोई एक फ्यूजिटिव इंटरनेशनल गैंगस्टर छोटा राजन जैसा, जो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है, ऐसे इंसान की लोकेशन पता करना, उसे ट्रेस करना और उसके ऊपर अटैक करवाना, वो भी फॉरेन कंट्री के अंदर, ये कोई अरे गहरे क्रिमिनल का काम नहीं था। इस अटैक के पीछे फॉरेन इंटेलिजेंस थी, लोकल कॉन्टैक्ट्स थे, ट्रैवल अरेंजमेंट्स थे और महीनों की गई हुई प्लानिंग थी। इस ऑपरेशन के पीछे जो दिमाग था, जो शातिर दिमाग था, उस इंसान का नाम था मोहम्मद शकील बाबू मियां शेख, जिसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंदर छोटा शकील के नाम से जाना गया। अंडरवर्ल्ड के अंदर ज्यादातर डॉन्स की शुरुआत ये हमेशा सड़क से ही हुई है। कोई सिनेमा घरों के अंदर टिकट्स ब्लैक में बेचता था, कोई शराब की तस्करी करता था, तो कोई दुकानदारों से, उस मोहल्ले के दुकानदारों से हफ्ता वसूली करता था, तो कोई लोकल फाइट्स के अंदर नाम कमाता था। छोटा राजन ने भी सड़क पर उतरकर खुद की शुरुआत की थी। उसके क्राइम दुनिया की, उसके क्राइम लाइफ की शुरुआत उसने सड़क पर उतरकर ही की थी। अबू सालेम, शरद शेट्टी, सुनील सावंत, ये सारे लोग जो है वो कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज करते करते ही सड़क से ही ऊपर आए हैं। लेकिन छोटा शकील की कहानी अलग है। वो शुरुआत से ही कोई शूटर नहीं था, ना कि वो किसी गैंग का मेंबर या लीडर था। ऐसा भी नहीं है कि उसने उसके अर्ली लाइफ के अंदर, अर्ली करियर के अंदर किसी पुलिस पार्टी के ऊपर अटैक किया हो और नाम कमाया हो। ऐसा कुछ भी छोटा शकील की स्टोरी में मिलता नहीं है। छोटा शकील तो डोंगरी का एक ट्रैवल एजेंट था। मोहम्मद शकील बाबू मियां शेख की अर्ली लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। कई रिकॉर्ड्स के अंदर उसकी डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 1955 बताई जाती है। क्राइम की दुनिया में पूरी तरह से उतरने से पहले वो डोंगरी के अंदर एक ट्रैवल एजेंसी चलाया करता था। दोस्तों, आज की तारीख में ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल लगता है, लेकिन 70 और 80 के दशक के अंदर ट्रैवल एजेंसी का मतलब इतना सिंपल और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। उस दौर में बड़ी संख्या में मुंबई से लोग गल्फ कंट्रीज के अंदर काम ढूंढने के लिए जाते थे। दुबई, शारजा, अबू धाबी, मस्कत, बहरीन और कुवैत में मजदूर, ड्राइवर्स, छोटे ट्रेडर्स, मैकेनिक्स, ये सारे लोग अलग अलग काम ढूंढने के लिए जाया करते थे। किसी को पासपोर्ट चाहिए, तो किसी को वीजा चाहिए, तो किसी को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। इन सब कामों के अंदर ट्रैवल एजेंट की जरूरत पड़ती थी। ट्रैवल एजेंट एक सिंगल विंडो जैसा सिस्टम उस जमाने में चलता था कि जितनी भी जरूरत है वो सारी जरूरतें ट्रैवल एजेंट ही पूरा करता था।
और अगर वही ट्रैवल एजेंट अगर डोंगरी जैसे इलाकों के अंदर बैठा हो तो उनके पास नॉर्मल कस्टमर्स के साथ साथ ऐसे लोग भी आते थे जो अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इंडिया से बाहर या इंडिया के अंदर आना चाहते थे। उनमें ऐसे लोग भी थे जो पुलिस की नजरों से बचना चाहते थे या फिर हवाला के लिए ट्रैवल अरेंजमेंट्स करना चाहते थे। डोंगरी कोई एक सिर्फ रेसिडेंशियल एरिया नहीं है। डोंगरी के आजू बाजू अगर आप देखोगे तो वहां पे नागपाड़ा, पाईधुनी, मोहम्मद अली रोड, भिंडी बाजार, मस्जिद बंदर और डॉक्स का पूरा इकोसिस्टम था। मुंबई पोर्ट से विदेशी माल आता था। दुबई से गोल्ड बिस्किट्स, इंपोर्टेड आइटम्स, महंगे परफ्यूम, फॉरेन क्लोथ्स, सिगरेट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सारी चीजें स्मगलिंग के रास्ते मुंबई पहुंचती थी। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इन महंगी महंगी विदेशी वस्तुओं की कीमत और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। लीगल रास्ते से ये सब हिंदुस्तान के अंदर लाना पॉसिबल नहीं था और इसीलिए स्मगलिंग एक पैरेलल इकोनॉमी बन चुकी थी। इस इकोनॉमी में केवल गनमैन की जरूरत नहीं होती थी, इसमें ऐसे भी लोगों की तो जरूरत होती थी जो आया हुआ स्मगलिंग का माल सेफली उतार सके, पुलिस और कस्टम्स के अंदर अपने कॉन्टैक्ट्स बना सके और उनसे कोऑर्डिनेट कर सके, उन्हें मैनेज कर सके, किसी आदमी को दुबई भेज सके और जरूरत पड़ने पर फेक करेंसी अरेंज कर सके। एक ट्रैवल एजेंसी वाला आदमी इन सारे कामों के अंदर एक इंपॉर्टेंट लिंक बन जाता था। शकील के पास पासपोर्ट ऑफिसर्स, गल्फ जाने वाले लोग, फॉरेन एक्सचेंज के एजेंट्स, एयरलाइन स्टाफ और हवाला से जुड़े सारे कॉन्टैक्ट्स थे। उसे तो यह भी पता होता था कि कौन आदमी किस देश जा रहा है, कहां से आ रहा है, किस नाम से ट्रैवल कर रहा है, ये सारी चीजें शकील को पता होती थी। और यही से दोस्तों छोटा शकील के यूजफुलनेस की शुरुआत होती है। उस समय दाऊद इब्राहिम डोंगरी और साउथ मुंबई के अंडरवर्ल्ड में बहुत तेजी से उभर रहा था। उसके बड़े भाई साबिर कास्कर के साथ मिलकर उसने अपना नेटवर्क बनाना, अपनी गैंग बनाना शुरू कर दिया था। शुरू में दाऊद और साबिर और उनकी गैंग छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे बिजनेसेस से या इलीगल धंधों से जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका कॉन्फ्लिक्ट, उस वक्त की जो एस्टैब्लिश्ड गैंग थी पठान गैंग, उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। 12 फरवरी 1981 के दिन जब दाऊद के बड़े भाई साबिर कास्कर की हत्या हुई, तब यह लड़ाई दाऊद के लिए एक पर्सनल रिवेंज के अंदर बदल गई। साबिर की हत्या के बाद डी कंपनी और पठान गैंग के बीच खुली दुश्मनी, खुली जंग शुरू हो गई। लेकिन इस जंग के अंदर दाऊद सिर्फ अपने बड़े भाई के मौत का बदला नहीं ले रहा था, बल्कि साथ साथ वो मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस एम्पायर बना रहा था। पुरानी जनरेशन के जो गैंगस्टर थे जैसे कि हाजी मस्तान और करीम लाला, उनका प्रभाव कम हो रहा था और नए जनरेशन के गैंगस्टर्स उभर कर सामने आ रहे थे। दाऊद की खासियत यह थी कि वो केवल किसी अपनी गैंग को वो किसी सिर्फ लड़कों की भीड़ की तरह अनऑर्गेनाइज तरीके से नहीं चलाना चाहता था, वो उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह ऑर्गेनाइज करना चाहता था। किसी को स्मगलिंग, किसी को फाइनेंस, किसी को हवाला, किसी को मुंबई के ऑपरेशंस, किसी को वेपन्स और किसी को इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स का डिपार्टमेंट दिया जाता था। अलग अलग डिपार्टमेंट्स बटे हुए थे और इसी दरमियान ट्रैवल एजेंसी और गल्फ के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स थे उसकी वजह से छोटा शकील डी कंपनी के लोगों के कॉन्टैक्ट में आया। दाऊद को ऐसे एक आदमी की जरूरत थी जो कि सिर्फ गोली चलाने वाला ना हो, जिसे अपना काम निकालना आता हो। कई बार किसी बिजनेसमैन को कन्विंस करना पड़ता था, कई बार किसी इंसान को बिना रिलेशन खराब किए डराना पड़ता था, किसी पुलिस वाले के पास इनडायरेक्टली कोई टिप पहुंचानी पड़ती थी, तो किसी इंसान को कई बार फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर तुरंत देश के बाहर निकालना पड़ता था, उनको भेजना पड़ता था। इन सब कामों के अंदर छोटा शकील की मीठी जुबान और तेज दिमाग काम में आया। वो लाउड आदमी नहीं था, बड़बोला नहीं था, वो पहले सामने वाले को समझता था और उसके बाद उसके वीक पॉइंट, सामने वाले के वीक पॉइंट्स पकड़कर वो उसे मजबूर कर देता था।
और जरूरत पड़ने पर उसी नॉर्मल टोन के अंदर, उसी शांत आवाज के अंदर वो सामने वाले को धमकी भी दे देता था। 1984-1985 तक मुंबई पुलिस का काम करने का तरीका भी बदल रहा था। पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो के टाइम पीरियड के अंदर मुंबई पुलिस के तेवर बदल चुके थे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के अगेंस्ट मुंबई पुलिस ने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया था। बड़े बड़े गैंगस्टर्स जिन्हें हाथ लगाने में भी पुलिस झिझकती थी, ऐसे गैंगस्टर्स को भी अब तो पब्लिकली रोड के ऊपर परेड निकालकर अरेस्ट किया जा रहा था। दाऊद को भी यह बात समझ में आ गई थी कि वो अब ज्यादा दिन मुंबई के अंदर सेफली ओपनली नहीं रह सकता। उसके खिलाफ केसेस बढ़ रही थी, पुलिस का प्रेशर बढ़ रहा था, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर दाऊद को खुद को अगर एक इंटरनेशनल डॉन बनना था तो उसे उसका बेस मुंबई से बाहर एस्टैब्लिश करना जरूरी बन चुका था। दुबई उस टाइम मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए एक परफेक्ट बेस बन रहा था। वहां इंडियन बिजनेसमैन थे, गल्फ के अंदर के वर्कर्स थे, गोल्ड का मार्केट था, शिपिंग कॉन्टैक्ट्स थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दुबई में बैठकर फोन और मैसेजेस के जरिए मुंबई के अंदर गैंग का ऑपरेशन कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना पॉसिबल था। फेक पासपोर्ट्स, ट्रैवल रूट्स, दुबई कॉन्टैक्ट्स, फॉरेन करेंसी, हवाला और दूसरे माफिया ग्रुप्स के साथ, दूसरे इंटरनेशनल माफिया ग्रुप्स के साथ कनेक्शंस, इन सब कामों के अंदर छोटा शकील जैसे इंसान की वैल्यू बहुत बढ़ गई। दाऊद को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बादशाह बनना था, तो उसे सिर्फ किसी शूटर की नहीं तो ऐसे एक सेनापति की जरूरत थी जो बिजनेस भी समझे, क्राइम भी समझे और अलग अलग लोगों से अलग अलग भाषा में बात कर सके। 1986 के अंदर जब मुंबई पुलिस दाऊद को पकड़ने के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, उस वक्त दाऊद मुंबई छोड़ के दुबई भाग गया। दाऊद जिस फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भागा था, वो फर्जी पासपोर्ट भी शकील ने अरेंज करवाया था। दुबई में उसका फेमस बेस था व्हाइट हाउस, जहां से वो अपनी गैंग चलाने लगा था। अब फिजिकली दाऊद तो मुंबई के अंदर नहीं था, लेकिन वो मुंबई को अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकता था। इसीलिए उसने मुंबई ऑपरेशंस की कमान छोटा राजन को दे दी। छोटा राजन उस समय डी कंपनी का सबसे पावरफुल ग्राउंड कमांडर था। चेंबूर, तिलक नगर, घाटकोपर, मुलुंड और बाकी के ईस्टर्न सबर्ब्स के कई लड़के, कई शूटर्स उसे बहुत मानते थे। दूसरी तरफ जब दाऊद दुबई के अंदर था, तब उसे इंटरनेशनल कामों के अंदर छोटा शकील की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस होने लगी थी। करीब करीब 1988 के आसपास दाऊद ने शकील को दुबई बुला लिया। उस समय डी कंपनी के अंदर एक और शकील था जिसे शकील लंबू कहते थे, क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा थी, और इसीलिए इस शकील का मोहम्मद शकील बाबू मियां शेख का नाम पड़ा छोटा शकील। दुबई पहुंचने के बाद छोटा शकील दाऊद के बेहद करीब आने लगा, क्योंकि वो दाऊद के लिए वो काम कर सकता था जो बाकी कोई गैंगस्टर नहीं कर पाता था। अब डी कंपनी दो हिस्सों में चल रही थी। मुंबई के अंदर छोटा राजन डी कंपनी के ऑपरेशन संभाल रहा था, तो दुबई के अंदर बैठकर दाऊद अपना इंटरनेशनल एम्पायर बना रहा था। फाइनेंस का सबसे बड़ा हिस्सा शरद शेट्टी और सतीश राजे जैसे लोग देखते थे। खून खराबे के लिए सुनील सावंत यानी के साउतिया जैसे लोग थे। धीरे धीरे दाऊद के आसपास ऐसे लोगों का जमावड़ा होने लगा जिसमें हर कोई अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता था, और यही से दोस्तों डी कंपनी के अंदर पावर स्ट्रगल की शुरुआत हो चुकी थी। दाऊद के बाद नंबर 2 पर, डी कंपनी के अंदर दाऊद के बाद नंबर 2 पर अगर किसे कंसीडर किया जाता था तो वो था छोटा राजन। मुंबई में शूटर्स उसे मानते थे, ग्राउंड पर उसका नेटवर्क था, और यही बात अब डी कंपनी के अंदर कई लोगों को चुभ रही थी। दाऊद के जो भाई थे अनीस और नूरा, ये दोनों भी छोटा राजन की पोजीशन से जलते थे। उन्हें लगता था कि अपने भाई की कंपनी के अंदर छोटा राजन की ही सबसे ज्यादा चलती है। सुनील सावंत और शरद शेट्टी को भी छोटा राजन से प्रॉब्लम थी। डी कंपनी के अंदर एक और आदमी था जो राजन की पोजीशन लेना चाहता था, जिसे छोटा राजन की नंबर 2 की पोजीशन से दिक्कत थी, लेकिन यह आदमी कभी भी खुल के सामने आता नहीं था, कभी खुल के आगे आके झगड़ा करता नहीं था।
बल्कि बहुत ही साइलेंटली स्टेप बाय स्टेप ये आदमी अपनी जगह डी कंपनी के अंदर मजबूत कर रहा था। और वो आदमी था छोटा शकील। शकील का तरीका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का, डायरेक्ट फाइट का नहीं था। वो छोटे छोटे पॉइंट्स जानबूझकर दाऊद के सामने उठाता था जो कि छोटा राजन के खिलाफ होते थे। वो अनीस और नूरा जैसे लोगों को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता था। उनके मन में जो आग लगी हुई है उस आग को और बढ़ावा देता था। वो बार बार इन लोगों को यह बात बताता था कि अब राजन बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो चुका है मुंबई के अंदर और सारे डिसीजंस अभी वो खुद ही लेता है। शुरुआत में शायद दाऊद को ये सब बातें उतनी सीरियसली नहीं लगी होगी या उसने उतनी सीरियसली ली नहीं होगी, लेकिन अंडरवर्ल्ड के अंदर एक बार डाउट पैदा हो जाता है तो फिर वो पॉइजन की तरफ फैलता है। इसी दौरान मुंबई के अंदर डी कंपनी, अरुण गवली की गवली गैंग और अमर नाइक की नाइक गैंग के बीच में लगातार गैंग वॉर चल रहा था। छोटा राजन ने अरुण गवली के करीबी अशोक जोशी को मरवा दिया था। उतना ही नहीं तो उसने अरुण गवली के बड़े भाई पप्पा गवली की भी हत्या करवा दी थी। गवली गैंग ने भी पलटवार कर दिया और दाऊद की बहन हसीना पारकर के हस्बैंड इस्माइल पारकर की हत्या कर दी। पप्पू हल्दनकर और बिपिन शेरे ने इस्माइल पारकर को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया था। इस्माइल पारकर की हत्या दाऊद के लिए एक पर्सनल अटैक था क्योंकि राइवल गैंग ने अब उसके फैमिली को निशाना बना दिया था। जब इस्माइल पारकर की हत्या हुई तब दाऊद को तो बदला चाहिए था, रिवेंज के लिए वो तड़प रहा था, लेकिन यहां पर छोटा शकील ने अपनी चाल चल दी। उसने दाऊद से कहा कि मुंबई ऑपरेशंस की जिम्मेदारी तो छोटा राजन के पास है, तो नेचुरली दाऊद के करीबी लोगों को प्रोटेक्शन देने का काम भी तो छोटा राजन का ही है, जिसमें वो फेल हुआ है। अगर हसीना पारकर के हस्बैंड को गवली गैंग ने अगर मार दिया है, इसका मतलब राजन ने सिचुएशन ठीक से हैंडल नहीं की है। दाऊद तो पहले से ही गुस्सा था, छोटा शकील ने उस गुस्से की डायरेक्शन बदल दी। छोटा राजन की बताई हुई बात में लॉजिक था और अब दाऊद को भी लगने लगा था कि ये गलती छोटा राजन की है जिसकी वजह से इस्माइल पारकर मरा है, और इसीलिए जब उसके हत्या का बदला लेना था, वो जिम्मेदारी इस्माइल पारकर के हत्या के बदले की जिम्मेदारी दाऊद ने छोटा राजन को नहीं दी। ये काम छोटा शकील और सुनील सावंत को दिया गया। टारगेट था पप्पू हल्दनकर और बिपिन शेरे। ये दोनों जेजे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे। जेजे हॉस्पिटल जैसे पब्लिक प्लेस के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर पुलिस मौजूद थे, हॉस्पिटल स्टाफ मौजूद था, नर्सेस थे, डॉक्टर्स थे, पेशेंट्स थे, आम आदमी थे। लेकिन डी कंपनी को एक मैसेज देना था, एक लाउड एंड क्लियर मैसेज देना था कि अगर कोई दाऊद के परिवार को हाथ लगाएगा तो हॉस्पिटल जैसी जगह के ऊपर भी वो सेफ नहीं रह सकता। 12 सितंबर 1992 के अर्ली मॉर्निंग में अटैकर्स डी कंपनी के लोग जेजे हॉस्पिटल के अंदर घुस गए। उनके पास AK-47 राइफल्स थी। हॉस्पिटल के अंदर वो घुसे, उस वार्ड के अंदर घुसे जिस वार्ड के अंदर पप्पू हल्दनकर को और बिपिन शेरे को रखा गया था। उस वार्ड के अंदर घुसकर अटैकर्स ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। गोलियां कई पेशेंट्स को भी लगी। इसमें 2 पुलिस वाले मारे गए और पप्पू हल्दनकर भी मारा गया। कोइंसिडेंटली बिपिन शेरे को कुछ ही देर पहले किसी दूसरे वार्ड के अंदर शिफ्ट किया गया था और इसीलिए बिपिन शेरे बच गया। हॉस्पिटल जैसी जगह पर हुई इस फायरिंग ने मुंबई पुलिस और पब्लिक दोनों को हिला दिया था। जेजे हॉस्पिटल के शूटआउट के कुछ दिनों बाद दुबई के व्हाइट हाउस में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई। इस पार्टी में छोटा राजन जरूर मौजूद था, लेकिन सबके सामने दाऊद छोटा शकील और सुनील सावंत की ही तारीफ कर रहा था। देखा जाए तो जेजे हॉस्पिटल का शूटआउट कोई सक्सेसफुल शूटआउट नहीं था। 2 शूटर्स को मारने के लिए गए थे, दोनों में से सिर्फ एक ही मारा गया और उसके साथ साथ बाकी पुलिस वाले भी मारे गए, मासूम लोग भी मारे गए, जिसकी वजह से पब्लिक के अंदर डी कंपनी की इमेज खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी दाऊद सुनील सावंत और छोटा शकील की तारीफ किए जा रहा था। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड के अंदर जब बॉस कभी किसी की तारीफ करने लगता है सबके सामने, तो ये बात साफ हो जाती है कि बॉस का इनर सर्कल अब बदल रहा है। उस पार्टी के अंदर मैसेज साफ था कि डी कंपनी के अंदर अब पावर शिफ्ट हो रहा है। छोटा राजन धीरे धीरे साइडलाइन हो रहा था और अब छोटा शकील का कद बढ़ रहा था।
इस रस्सी खेच के अंदर आगे जाकर किस तरह से छोटा शकील की जीत होते गई, किस तरह से और क्यों छोटा राजन को डी कंपनी छोड़नी पड़ी, ये सब कुछ देखेंगे इस छोटा शकील की सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। तब तक वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।